अब अगले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि एनिमल्स को या फिर कहें कि एनिमल किंगडम को हम लोग दो सब क्लासिफिकेशन में देखने को मिलते हैं। एक सबसे पहला जो है वो है प्रोटोजोआ और दूसरा जो है वो है मेटाजोआ। तो ये क्लासिफिकेशन अब क्यों है? इससे पहले तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ऑन द बेसिस ऑफ द हार्ट ऑल्सो, ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लड ऑल्सो। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, तो फिर ये क्यों? तो यहाँ पर ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल रहे हैं कि ये कितने नंबर में है, तो देखिए प्रोटोजोआ आर द मोस्ट अबंडेंट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाले आपको प्रोटोजोआ देखने को मिलेंगे। उससे कम जो है, या फिर बोलें कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेल्यूलर और यूकैरियोट। देखिए आपने प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस आपने अभी तक सीखा हुआ है ना। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या था बच्चों? जिनके पास में प्रीमिटिव और कहें कि प्रीमैच्योर न्यूक्लियस है, वो क्या कहलाए? प्रोकैरियोटिक। लेकिन यूकैरियोटिक क्या है? यू का मतलब मैच्योर है ना, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिनके पास में न्यूक्लियस मैच्योर है, न्यूक्लियस मैच्योर कब होता है? कि जब उस न्यूक्लियस के आसपास एक क्या देखने को मिली? एक मेम्ब्रेन में देखने को मिली, है ना। तो ये मेम्ब्रेन देखने से क्या मिला? इस मेम्ब्रेन के देखने से ये मिला कि मान लीजिए अगर ये कोई एक सेल है ना, तो इस सेल का ये साइटोप्लाज्म है, इस सेल का ये साइटोप्लाज्म कहलाया, है ना। वैसे ही ये जो है येलो वाली जो मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कहलाया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कहां से न्यूक्लियस शुरू हो रहा है और कहां पर साइटोप्लाज्म खत्म। इफ यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट दिस थिंग, हाउ यू विल बी एबल टू डू दिस? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी देयर ऑन द न्यूक्लियस। अगर वो प्रेजेंट है देन इट विल बी यूकैरियोटिक, अगर वो नहीं है तो वो कहलाएंगे प्रोकैरियोटिक, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा है। तो यहां पर मेटाजोआ में सारे कौन आ रहे हैं बच्चों? दे आर यूकैरियोट्स। यहां पे सारे के सारे यूकैरियोट्स है, और आगे ये यूकैरियोट्स आर अगेन गोइंग टू डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज बच्चों। और ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज क्या है? उसमें सबसे पहला आता है मीसोजोआ, दूसरा आता है पैराजोआ और तीसरा आता है यूमेटाजोआ। ये 3 अलग अलग कैटेगरी क्या क्या है? मीसोजोआ, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। ये क्या है? तो देखिए इनको समझने के लिए आप इसको देखिए कि कॉमन एंसेस्टर्स किस में देखने को मिल रहे हैं। कॉमन एंसेस्टर्स हम लोग यहां पर हैं, हम लोग प्राइमेट्स हैं। आप कई बार जब किसी डिस्कवरी, बीबीसी अर्थ या एनिमल प्लेनेट, आप किसी भी शो की किसी भी चैनल की डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो आजकल ये ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई मैमल किसी गोरिल्ला, किसी दूसरे मंकी को देखने जाता है, सो दे विल हैव टू वेयर अ मास्क ऑन देयर माउथ और दे विल हैव टू कवर देयर नोज एंड माउथ। क्यों? ऐसा क्यों? कोरोना के कारण। हाँ ऐसा है, क्योंकि डिसीजेस, दीज आर आल्सो अ काइंड ऑफ प्राइमेट, है ना। तो प्राइमेट्स में वायरस और बैक्टीरिया का इफेक्ट वैसा ही देखने को मिलेगा which you will be able to see in the humans। इसीलिए आजकल ह्यूमंस जो है वो जब भी गोरिल्ला या मंकी, चिंपैंजी इनको देखने जाते हैं, so they will have to cover their mask, they will have to wear their mask, they will have to cover their nose and mouth also, because the same kind of diseases can be seen in these kind of primates। तो देखिए उसके बाद में मंकी आता है, इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर्स है ना। अगर हम रोडेंट्स की बात करते हैं, गिलहरी, चूहे और इनकी बात करते हैं, तो ये भी सारे दे ऑल्सो आर शेयरिंग अ कॉमन एंसेस्टर्स ओवर हियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी के कॉमन एंसेस्टर्स हो गए। फिर उसके बाद में अगर हम लोग एवियंस की बात करें, हम बर्ड्स की अगर बात करते हैं, तो बर्ड्स और यहाँ पर बाकी के सारे ऑर्गेनिज्म दे आर ऑल्सो शेयरिंग द सेम काइंड ऑफ एंसेस्टर्स, है ना। फिर उसके बाद में ऐसे चलते 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 आप यहाँ पे इंसेक्ट्स के पास में पहुंचते हैं, तो आपको पता लगता है कि इन सभी के जो एंसेस्टर्स थे ये कॉमन थे। मतलब कहीं ना कहीं आपको वो थ्योरी यहाँ पे सही होती हुई दिखाई दे रही है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से आए हैं? एक छोटे से सेल, मतलब किसी यूनी
सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से। मतलब हम एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए हैं, धीरे धीरे इवोल्यूशन आपको देखने को मिला। और जब भी इवोल्यूशन बच्चों आपने देखा है, इवोल्यूशन का मतलब समथिंग विच इज गोइंग टू इवॉल्व। जब भी कुछ विकसित होता है वही तो इवोल्यूशन होता है। आप भी विकसित होने वाले हैं फ्यूचर में, उसके लिए भी तैयार है। आपकी छोटी वाली उंगली, चीटी उंगली जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू डिसअपेयर एंड द हेयर्स विच आर देयर ऑन योर बॉडी दैट आर ऑल्सो गोइंग टू डिसअपेयर। लेकिन अभी उसके लिए समय है ना। तो देखिए यूनिसेल्यूलर की बात हमने यहाँ पे करी, हमने ये सारा समझा कि इन सभी के एंसेस्टर्स जो है वो कॉमन है ना। तो इसी बेसिस पे हमने देखा कि इन एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। और जब इनको क्लासिफाई किया सो यू विल बी एबल टू सी दिस थिंग कि यहाँ पर एक आउटलाइन हम लोगों को देख लेना चाहिए बच्चों, और ये है आपकी आउटलाइन, है ना। अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया है वो सारा इस एक अकेले फ्लो चार्ट में देखने को मिलेगा। द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लड, वर्टिब्रल कॉलम, है ना। कैविटी ऑल्सो हम लोगों ने सिलोम की बात की थी, है ना। खाली स्पेस वहां पे हमने देखी थी, खाली जगह वहां पे देखी थी। टिश्यू का हमने बात किया था, और साथ ही साथ हम लोगों ने बात की थी, अभी जैसे मैंने पोरीफेरा का एग्जांपल यहाँ पे दिया था कि यहाँ पर देखिए पोरीफेरा यहाँ पे अकेला आ गया, बिल्कुल एक ही तरफ, है ना। पोरीफेरा यहाँ पे फाइलम और आपको सब फाइलम, किंगडम, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब इसको समझ लेते हैं। अब सारी चीजें जब एक ही फ्लो चार्ट में आपको मिल रही है तो वो समझना यहाँ पे ज्यादा आसान बच्चों हो जाएगा। देखिए कहाँ से कहानी शुरू हो रही है, ये शुरू हो रही है एनिमल्स से, है ना। एनिमल्स तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सभी एनिमल्स हैं। लेकिन इस एनिमल में आपको बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ के लाइफ में आपको कुछ फेजेस में वर्टिब्रल कॉलम देखने को नहीं मिलेगा और कुछ में मिलेगा, है ना। तो उस बेसिस पे भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखने को मिला, है ना। तो लेकिन सबसे पहला कि हमने देखा कि कुछ जो है वो है यूनिसेल्यूलर और कुछ जो है वो है मल्टीसेल्यूलर। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन तो यही हो गया, है ना, कि एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। यही हमने अभी आगे हमारे चैप्टर में पढ़ा था। उसी का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी देखने को मिला कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन बच्चों देखो सेल्यूलर लेवल पे देखने को मिला। सेल्यूलर मतलब यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, उस बेसिस पे। तो यहाँ पे सबसे पहला आपने जो एक फाइलम देखा है, आपको पता है कि हमने कैसे उसको याद किया था। कैसे याद किया था, मैं एक रिवीजन यहाँ पे करा देता हूँ। किंग पी क्राउन पेन के ऑर्डर देते हैं फैमिली को गुलाब जामुन सुतो, है ना। ये हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। यही क्लासिफिकेशन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों। ग्रुप ऑफ स्पीशी इज नोन एज जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस इज नोन एज फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली इज नोन एज ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज नोन एज क्लास, और ग्रुप ऑफ क्लास इज नोन एज फाइलम। तो देखिए यही तो वो फाइलम है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है ना। और जितने भी फाइलम है वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक किंगडम, है ना। तो ये हम लोगों ने फाइलम को देखा। अब देखिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि ये देखिए पहला फाइलम मतलब जिनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट हैं वो कहलाए यहाँ पे पोरीफेरा। सबसे पहले एनिमल्स, इन्हीं के बारे में हम पहले बात करेंगे। इनके पास में इतने सारे पोर्स क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपने कभी सोचा कि सांपों के पास में जहर क्यों है? क्या आपने कभी सोचा कि शेर के पास में इतने बड़े बड़े दांत क्यों हैं? पक्षियों के पास में पंख क्यों है? बतख के पास में ऐसे पैर क्यों है जिसमें फ्लैप होता है ना। तो वो पार्ट उस ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पक्षियों के पास में चोंच क्यों है? दांत नहीं है। एंड दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, आप उस चोंच के बेसिस पे भी यू विल बी एबल टू गेट टू नो कि वो किसी को किल करके खाएगा, किसी इंसेक्ट को खाएगा या फिर किसी सीड को, है ना। तो वही क्लासिफिकेशन बच्चों आपको यहाँ पे समझना है। केवल आप इस बुक पे, इस टॉपिक पे ही नहीं रह जाए, आप इसको ये भी समझे कि ये क्लासिफिकेशन हमको लाइफ में कहाँ पर काम आ रहा है ना। तो सबसे पहला पोरीफेरा की हम इसके बाद में बात करेंगे। उसके बाद में बच्चों
एसिलोमेट की हमने सिलोम के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ द सिलोम हमने अलग अलग 3 कैटेगरी में देखा था। पहली थी एसिलोमेट, दूसरा था सीडोसिलोम और तीसरा था सिलोमेट, मतलब जो ट्रू सिलोम थे जिनकी बॉडी में कैविटी हमको वहां पे देखने को मिल रही थी, दैट वाज नोन एज सिलोमेट, है ना। तो देखिए एसिलोमेट में कौन कौन आ जाएगा यहाँ पे, कोइलेंट्रेटा, है ना, और दूसरा प्लेटीहेलमिन्थस और नेमेटोडा। अभी एग्जाम्पल नहीं, आप केवल इनके फाइलम को भी याद रख लीजिए, एग्जाम्पल तो आपको इसके बाद में एक एक करके याद होते जाएंगे जब भी हम इन फाइलम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आपको फाइलम के कैरेक्टर के बारे में पता लगेगा तो कैरेक्टर के कारण आपको उस ऑर्गेनिज्म का नाम याद रह जाएगा, है ना। तो प्लेटीहेलमिन्थस, पोरीफेरा आपने देख लिया, कोलेंट्रेट्स भी देखा, दूसरा नेमेटोड्स। यहाँ पर जितने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे जितने भी देखने को मिल रहे हैं बच्चों, यहाँ से बहुत सारे पैरासिटिक इन नेचर देखने को मिलेंगे, मतलब दे विल लव टू सर्वाइव ऑन एनी अदर्स बॉडी, उनकी बॉडी से वो नरिशमेंट लेंगे और उन्हीं को वो नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब यहाँ पर वो कहावत सिद्ध होगी, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, मतलब ये पैरासिटिक है ना। तो ये नेमेटोडा की बात हमने करी, सीडोसिलोम में ये नेमेटोडा आपका आ जाएगा, और सिलोमेट में कौन आया, देखो टिश्यू लेवल, मतलब यहाँ पे सिलोम की जब बात आई और टिश्यू लेवल, ये दोनों चीजें यहाँ पर एक साथ मिल गई, मतलब नाउ दीज विल बी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इससे पहले वाले जो थे ये छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके पास में कोई स्पेशल सेल नहीं कि आप उसको बहुत ही दूरी से आसानी से देख पाए। तो देखिए यहाँ पर आगे ये क्लासिफिकेशन, सबसे पहला आपकी फेवरेट कैटेगरी जिसमें आ जाता है अर्थवर्म और आ जाता है लीच, है ना, ये कहलाए आपके एनिलीड्स। लीच, एक मिनट, इसको लीच, इसको समझने के लिए, हाँ, नाउ दिस वन। तो लीच जो है वो आ जाता है आपके एनिलीडा में। उसके बाद में प्रॉन, पायला, उनकी बात यहाँ पे करेंगे। पायला जो है वो मोलस्क में आ जाएगा, जिनके ऊपर आपको शेल देखने को मिलेगा, वो सारे ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे मोलस्क में देखने को मिलेगा। और इनमें सबसे बड़ी फाइलम आर्थ्रोपोड्स, जिनमें हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की, सबसे बड़ी फाइलम ये बच्चों है आर्थ्रोपोड्स, जहां पर हमको पेयर्ड अपेंडेजेस देखने को मिलेगी। आपने जब भी किसी कीड़े को देखा है तो हमने कीड़े की बॉडी को किस सिमेट्री से डिवाइड किया था, हमने उसको किया था बायलैटरल सिमेट्री, है ना। यही देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म को आप बीच से डिवाइड करें तो उसके पास में दोनों जो हाफ हमको देखने को मिल रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर। जैसे आपकी स्क्रीन जो आप अभी देख रहे हैं, उसी स्क्रीन को आप अगर बीच से डिवाइड कर दें और उसी में मैं भी डिवाइड हो जाऊंगा, तो मेरा हाथ एक तरफ, एक राइट हैंड जो है वो एक तरफ होगा और मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो दूसरी तरफ होगा। मतलब मेरी बॉडी और आपकी स्क्रीन दोनों यहां पर बायलैटरल सिमेट्री शो कर रही है ना। तो ये आर्थ्रोपोड्स में भी हमको बायलैटरल सिमेट्री शो करते हुए ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हम बच्चों इकाइनोडर्म्स को देखते हैं, जिनमें कैविटी, हम सिलोमेट की बात कर रहे हैं, आप ये मत भूलिए। इकाइनोडर्म्स को हम देखेंगे। इकाइनोडर्म्स मतलब इनकी बॉडी पे बहुत छोटे छोटे स्पाइन्स होंगे, बहुत छोटे छोटे कांटे होंगे, है ना, इसीलिए इनको हम हेजहॉग भी बोलेंगे, हेजहॉग सरफेस वाले भी बोलेंगे। फिर उसके बाद में आखिर में आते हैं कॉर्डेट्स। बच्चों देखिए यहां से कॉर्डेट्स शुरू हो रहे हैं, इससे पहले कैसे हैं सारे, ये आपके ये कॉर्डेट के बाद में आपने अगली कैटेगरी यहां पे देखी है, ये है प्रोटोकॉर्डेटा और इधर है कॉर्डेटा। लेकिन कॉर्डेटा में सबसे पहले क्या देखने को मिले, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनकी पूरी लाइफ साइकिल में आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम, है ना। आपको मैमल्स में वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है, एव्स में देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, एम्फीबियंस में और मछलियों में भी, है ना, फिश में भी। तो लेकिन ये दूसरी कैटेगरी क्या है, तो दूसरी कैटेगरी जो है वो है आपकी प्रोटोकॉर्डेटा। मैंने ये बताया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में यू विल बी एबल टू सी कि कुछ लाइफ फेजेस में या कुछ स्टेजेस में उनकी लाइफ में ये वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा। मतलब वो पूरी तरह से मैच्योर होंगे तो उनका वर्टिब्रल कॉलम होगा, उससे पहले नहीं होगा, है ना। तो ये
कहलाए आपके प्रोटोकॉर्डेटा, और उसी में हमने देखा यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये क्या है, अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला पोरीफेरा की बात करेंगे। पोरीफेरा स्पॉन्जेस हम इनको बोल सकते हैं। स्पॉन्जेस मतलब थोड़ी सी स्पॉन्जी सरफेस होती है। अब सबसे बड़ी बात, ये मिलेंगे कहां, जहां भी होगा पानी, है ना, तो ये पूरी तरह से मराइन होंगे। मैंने आपको और क्या बोला, दूसरा इनका कैरेक्टर बताया था कि दे आर हैविंग पोर ऑन देयर बॉडी, है ना। तो अब देखिए पूरी तरह से पानी में मिलने वाले हैं, और है उनके पास क्या, उनकी पूरी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट है। बॉडी कंटेन पोर्स, है ना, बहुत सारे छेद हैं। आपकी बॉडी में भी बहुत सारे पोर्स हैं, लेकिन उनका फंक्शन अलग है। लेकिन यहां पर जो पोर्स हमको इस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे, दिस विल बी टोटली डिफरेंट। और सबसे बड़ी बात बच्चों, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, है ना, मतलब दे विल रिमेन अटैच्ड टू अ फिक्स्ड, दे विल रिमेन अटैच्ड टू अ सब्सटेंस। कुछ भी सब्सटेंस हमको वहां पे जो भी देखने को मिलेगा, उस सब्सटेंस में बच्चों वो ऑर्गेनिज्म हमेशा अपनी बॉडी को अटैच करके रखेगा। मतलब दे आर नॉट गोइंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, ये खाना कैसे खाएगा? अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो फूड अपना कैसे पाएगा, बिकॉज पोरीफेरा जो है वो भी तो एनिमल है, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड। तो इनको खाना मिलेगा कैसे? तो मैंने आपको यहां पे बताया था कि दे आर मराइन, मतलब उनके आसपास पानी ही पानी है ना, और उनकी बॉडी पे छेद ही छेद है। मतलब उस पोर से ये सारा का सारा पानी होके निकलेगा, और जब पानी एक पार्ट से अंदर जाएगा तो वो फूड लेकर जाएगा, और दूसरे पार्ट से आएगा या फिर दूसरे कई सारे पोर से जब वो बाहर आने वाला है, सो दैट इज गोइंग टू ब्रिंग आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो फिर ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? तो ये रिप्रोडक्शन की जब आप बात करोगे बच्चों, जब इसी पोर से भोजन अंदर आया, फूड अंदर आया, तो उसी से यहाँ पे कोई भी गैमेट जो है वो भी अंदर आ जाएगा, है ना। जैसे कोई भी स्पर्म सेल अगर वहां पे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे आया है, इट विल बी एबल टू मूव इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द स्पोर। और जब वो पोर से अंदर आया तो रिप्रोडक्शन भी बड़े आसानी से हो जाएगा। लेकिन अब समझना है कि ये पोर होते किस तरह से, इनकी बॉडी होती किस तरह से। आपने क्या क्या समझ लिया बच्चों? आपने देखा कि वो मराइन है, उनकी बॉडी पे पोर्स हैं, वो हमेशा एक जगह अटैच रहते हैं, है ना, और उनकी बॉडी के जो पोर्स हैं दे आर गोइंग टू मेंटेन दिस थिंग। इसीलिए ये जो सिस्टम आपको इनकी बॉडी पे देखने को मिलता है, ये सिस्टम कहलाता है कैनाल सिस्टम। ये क्या कहलाया बच्चों? दिस इज कॉल्ड कैनाल सिस्टम। ये इनकी बॉडी में हमको क्या देखने को मिलेगा? कैनाल सिस्टम। तो देखिए ये जो स्पॉन्जेस हैं दे आर डिवाइडेड इनटू सम कैटेगरी। तो देखिए सबसे पहले जो है वो है, इसमें भी क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा है, वो है कोएनोसाइट्स। तो ये जो है इनके पास में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये कहलाएंगे कॉलर सेल्स, है ना। तो कॉलर सेल्स में कैसे? तो देखिए दूसरा इसका जो टाइप है वो है प्रोसाइट्स, है ना। दूसरे जो है हमको यहाँ पे वो हमको देखने को मिला पोरोसाइट। पोरोसाइट आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में तीसरा जो है वो है पिनेकोसाइट्स, है ना, पिनोकोसाइट्स या मायोसाइट्स। तीसरे जो चौथे जो है यहाँ पे वो है आर्कियोसाइट, जिसमें जिसको आप लोग अमीबॉयसाइट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे पांचवे जो है वो है स्क्लेरोसाइट या स्पॉन्जोसाइट्स। लास्ट में आपके आते हैं कोलेनसाइट्स, और उसके बाद में आखिर में स्पैक्यूल्स। तो ये इतने सारे टाइप के क्या देखे आपने? स्पॉन्जेस, है ना। इनके पास में टाइप नहीं, मुझे बोलना चाहिए इनके पास में इतने तरह के सेल्स जो हैं वो आपको बॉडी में देखने को मिलेंगे। और ये सारे सेल जो हमको देखने को मिले हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। कैसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे अब उसको समझते हैं। तो स्पॉन्जेस की बात यहाँ पे पहले कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए यही यहाँ पर एक स्पॉन्ज हमको देखने को मिला, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको ये जो है ये एक पोर है ना,
फिर यहाँ से चीजें जो है ये बाहर जा रही है। ऐसे और भी बहुत सारे पोर्स इनकी बॉडी पे होंगे। जो पोर्स इनकी बॉडी पे हमको देखने को मिलते हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया। ये पोर्स क्या कहलाए बच्चों? दीज पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया। पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया, है ना। पोर्स जो है वो क्या कहलाए? ऑस्टिया, या फिर ऑस्टियम भी आप बोल सकते हैं। आप सिंगुलर में ऑस्टिया बोल सकते हैं और प्लूरल में आप इसको ऑस्टियम यहाँ पे बोल सकते हैं। बहुत सारों की बात करें, इतने सारे पोर्स हैं तो आप बोलेंगे उसकी बॉडी पे इतने सारे ऑस्टियम हैं। और आप किसी एक पर्टिकुलर की ये वाला ऑस्टिया जो है इससे पानी अंदर जाएगा, तो आपने सिंगुलर की यहाँ पे बात की है। उसके बाद में देखिए कि आप जब इसकी मेम्ब्रेन को देखेंगे, इस वाले पार्ट को जब आप देखेंगे, तो हमने ये वाला यहाँ पे देखा, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग ही सेल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। सबसे आउटर लेयर हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये जो आउटर लेयर जो है देखने को मिली, ये कहलाई फ्लैटेंड पिनोसाइट्स, है ना। फिर उसके बाद में आपको उससे अंदर वाली लेयर, जिसमें आपने देखा ये जो वो सेल्स हैं जो अभी तक हमने बात की थी, जितने तरह के सेल्स हमको स्पॉन्जेस में देखने को मिले, तो यहाँ पे आया अमीबॉयसाइट, अमीबा जैसे सेल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में तीसरे, ये देखिए स्पैक्यूल्स, हमने देखा कुछ वहां पे उसके स्पैक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इनके पास में कोई रीढ़ की हड्डी तो है नहीं बच्चों, सो दे विल नीड अ काइंड ऑफ यू कैन से काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, है ना। तो ये जो है ये सिलिका स्पैक्यूल जो है ये यहाँ पे फ्रेमवर्क या फिर स्केलेटन का काम करती है। ये स्केलेटन का काम यहाँ पे करेगी और इस पूरी मेम्ब्रेन को अपनी जगह बनाए रखेगी, एक जगह बने रहने में वो उसको काफी ज्यादा मदद करेगा। उसके बाद में देखिए बच्चों कि जब भी इस पोर से सारा का सारा पानी अंदर की तरफ आएगा, तो वो सारा पानी इस वाली कैविटी में, इस वाले खाली वाले पार्ट में पहुंचा, है ना। और ये जो आपको यहाँ पे स्पर्म सेल जैसा एक डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपके कहलाए कैनोसाइट्स, है ना। तो ये कैनोसाइट में देखिए आप यहाँ पे ये फ्लैजिलम भी देखेंगे। फ्लैजिलम मतलब दैट पार्ट विच विल हेल्प देम टू मूव, लेकिन ये तो मूव करते नहीं है। तो इसके पास में इतना जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड कॉलर, और यहाँ पे जो छोटी छोटी आपको यहाँ पे चीजों को मूव करने के लिए जो दिखाई दे रही है, दीज आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। यहाँ पे माइक्रोविलाई देखने को मिलेगी, और इसी के अंदर आपको सेंटर पार्ट भी देखने को मिलेगा विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, है ना। तो ये आपने कैनोसाइट्स यहाँ पे देखे जो कि उसी आपके सिलिका स्पैक्यूल्स के पीछे की तरफ वो अरेंज होंगे और एक सपोर्ट वहां पे देखने को मिलेंगे। इसी के बाद में आगे हम लोग चलते हैं, स्पॉन्जेस के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरी तरह से एक्वेटिक है, मतलब पूरी तरह से ये समुद्री या फिर पानी में हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन सी वाटर, सी या ओशियन से अलग कुछ जो है वो हमको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे, है ना। कुछ जो है वो स्पॉन्जेस हमको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल रहे हैं, और कुछ जो है वो हमको पूरी तरह से मराइन भी देखने को मिल रहा है। अब दूसरी बात आई है कि ये सेसाइल है। सेसाइल मतलब दे विल रिमेन अटैच्ड, दे आर नॉट गोइंग टू मूव, है ना, नॉट एबल टू मूव, है ना। अगर वो मूव नहीं कर पा रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, सो इट विल बी कॉल्ड सेसाइल। तो ये टर्म बच्चों यहाँ पे आप याद रखिएगा। दूसरा सॉलिटरी, है ना। सॉलिटरी का मतलब होता है कि वो वहां पर अकेला ही रहता है ना, वो वहां पर अकेला रहता है, तो वो सॉलिटरी हो गया। और कॉलोनीज आप समझते हैं कि वो कॉलोनीज में भी वहां पर रहते हैं, या कॉलोनियल भी वो हमको देखने को मिलते हैं। स्पॉन्जेस की बात थी। पूरी जो बॉडी है उस पे पूरे पे हमको पोर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे बच्चों, और ये बहुत सारे पोर्स क्या कहलाए हैं? ऑस्टिया, है ना। बहुत सारों को क्या बोला था? ऑस्टियम हम लोगों ने बोला था। उसी से ये चीजें बाहर भी आएगी, उसी से चीजें अंदर भी जाती है। जिन पोर से बाहर आता है दैट विल बी कॉल्ड ऑस्क्यूलम। ये कैसे हमको समझ में आएगा? आपको उसके लिए ये एक डायग्राम यहाँ पे मैं बनाकर और इसको समझाता हूँ कि कैसे ये वहां पे काम करेगा, क्योंकि इन पोर्स की मदद से दे विल बी एबल टू सर्वाइव, है ना। ये पोर्स के कारण ही तो सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर ये पोर्स ही ना होते हैं, सो हाउ दे विल बी एबल टू मूव ना। ये बहुत बड़ा चैलेंज इनके लिए हमको यहाँ पर देखने को मिलता। तो अब देखिए यहाँ पर
दिस काइंड ऑफ अटैचमेंट विल बी देयर। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज पोर्स ऑल्सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू सम अदर कैटेगरीज ऑल्सो। वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये इन पोर्स मतलब कैसा कैनाल सिस्टम है। ये जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ से इसमें पानी अंदर आएगा, तो जहां से ये पानी अंदर आया है वो आपका कहलाया यहाँ पे ऑस्टिया, है ना, वो क्या कहलाया, ऑस्टिया। और जहां से ये बाहर चला जा रहा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ऑस्क्यूलम, है ना, जहां से पानी बाहर चला गया वो कहलाया ऑस्क्यूलम। तो ये एक सिस्टम है, जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है ना बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम ने क्या किया था आपकी बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम ने आपकी बॉडी में सारी चीजों को सर्कुलेट कराया, the things are going to move from one place to the another। और वैसे ही यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, यहाँ पर एक अलग ही सिस्टम है which is working on the basis of the water, इसीलिए ये कहलाया कैनाल सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे बीच में आप सर्कुलेटरी जरूर लगाएं। तो ये आपने यहाँ पे समझा, है ना। तो ऑस्टिया ऑस्क्यूलम हमको यहाँ पे समझ में आया, इनके पास में स्पेशल सेल्स हमको देखने को मिले बच्चों। तो स्पॉन्जेस जो है इनकी बॉडी जो है काफी वेरी करती है, अलग अलग शेप अलग अलग साइज में हमको ये देखने को मिलेंगे, है ना, जिसमें वास्ट शेप, सिलेंड्रिकल शेप, रेडियल सिमेट्री ये शो करेंगे। इन ऑर्गेनिजम्स के नाम भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए सबसे पहला तो आपको ल्यूकोसोलेनिया आपको रेडियल सिमेट्री शो करता हुआ देखने को मिलेगा। वैसे ही कोई इर्रेगुलर शेप शो करने वाला आप जो है वो एसिमेट्रिकल होगा। एसिमेट्रिकल मतलब एक ही सिमेट्री आपको उसमें देखने को मिलेगी। फिर स्पॉन्जेस की बात जो हम लोगों ने करी बच्चों, इसमें बॉडी वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी वॉल कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी वॉल की मदद से द थिंग्स आर गोइंग टू मूव, है ना, उसी की मदद से तो क्या होगा, यहाँ पर चीजें अंदर की तरफ आ पाएगी। हाउ दिस थिंग्स विल बी एबल टू मूव, उसको हम समझे कि बॉडी वॉल कैसे यहाँ पे काम कर पा रही है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल अ कैविटी विल बी देयर एंड इनसाइड दैट कैविटी, है ना, जो कैविटी हमको वहां पे देखने को मिल रही है, उस कैविटी में पानी की एंट्री जो है वो वहां पे होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो वो बहुत यहाँ पे जरूरी है। जो स्पेस यहाँ पे हमको देखने को मिली है उसको यहाँ पे नाम दिया गया है स्पॉन्जोकोइल या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्या नाम दिया बच्चों अपने, स्पॉन्जोकोइल या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। दिस इज द कैविटी वेयर वाटर विल रीच, किसकी मदद से वो पानी वहां पे पहुंचा है, ऑस्टिया की मदद से वो अंदर पहुंचा है। किसकी मदद से वो बाहर आएगा, कौन से पोर से वो बाहर आएगा, दैट विल कम आउट विद द हेल्प ऑफ ऑस्क्यूलम, है ना। तो ऑस्क्यूलम की मदद से वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा बच्चों। तो ये देखिए हमने ये सेल्स की बात यहाँ पे की थी, ये सारे सेल्स है आपके मेसेनकाइम, अमीबोसाइड, पोरोसाइड्स, है ना, पिनेकोसाइड्स। इसमें पिनेकोसाइड में आपने पिनेकोडर्म भी देखी, मतलब ये पिनेकोसाइड सेल जो है वो एक मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे बाहर की तरफ देखने को मिल रही है। ये पूरी मेम्ब्रेन जो है दिस इज कॉल्ड पिनेकोडर्म। और ये किन सेल से मिलके बनी है, ये बनी है पिनेकोसाइड से, पिनेकोसाइड से। हाँ, तो उसके बाद में देखिए बच्चों द पोर और द ओपनिंग, है ना, जिसकी मदद से पानी जो है वो अंदर की तरफ आएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द ऑस्टिया, ऑस्टियम हम लोग इसको बोलेंगे कि ये ऑस्टियम वाला पार्ट है बच्चों। और इस ऑस्टियम से यू विल बी एबल टू सी कि पानी जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है ना, ऑस्क्यूलम जिससे बाहर जाएगा। तो पानी यहाँ पे अंदर की तरफ आया, हाँ, कैसे आया, it will contain some kind of things in it, और वो यहाँ पर इसको engulf करेगा। पानी अंदर आया ना, तो देखिए उसके बाद में अंदर वाली जो लेयर है वो लेयर यहाँ पे क्या कहलाई, ये जो बीच में जो खाली जगह हमको यहाँ पे दिखाई देती है, यहाँ पर सारी this cavity will be, this space will be called mesenchyme, है ना। इसको हम लोगों ने क्या बोला, मेसेनकाइम हम लोगों ने इसको बोल दिया। उसके बाद में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे बीच में अमीबा जैसे जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर अमीबोसाइट। ये क्या कहलाए, दीज आर कॉल्ड अमीबोसाइट, क्योंकि वो अमीबा जैसे दिखाई दे रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में मैंने आपको फ्रेमवर्क की बात यहाँ पे बताई थी, तो ये आपको यहाँ पर सारे के सारे फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना।
स्पाइकुल या फिर उस सिलिकॉन स्पेक्यूल्स की बात हम लोगों ने यहाँ पे की थी। तो ये वो स्पेक्यूल्स हैं विच आर गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल, ये इनका जो फंक्शन होता है बच्चों, ये फ्रेमवर्क की तरह या फिर वहां पे एक तरह के स्केलेटन की बात वो काम वहां पे करेगा। इसी की मदद से थोड़ी स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनिजम्स को मिलेगी। फिर देखिए उसके अंदर सबसे इधर ये है आपके कोएनोसाइट्स, है ना। इस कोएनोसाइट्स में भी हमने स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ पे चीज़ों का मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला विल ऑल्सो भी देयर। तो ये हम लोगों ने समझा बच्चों। इसमें फ्लैजिला है, ये स्पॉन्जोकोएल या जो कैविटी है वहाँ पर ये अरेंज्ड होते हैं। इनकी पूरी बॉडी जो है वो दो पार्ट में, दो लेयर्स में हमको देखने को मिलती है। सबसे पहली जो या फिर सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस या फिर पेनेकोडर्म, मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया था। और सबसे अंदर वाली जो है वो है कोइनोडर्म, है ना। ये आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर है। इन दोनों के बीच में किसके बीच में, आपके पेनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में देयर विल बी इंटरकनेक्टिंग लेयर, है ना, या फिर वहां पे कोई मैट्रिक्स होगा जिसको हम लोगों ने बोला था मेसेनकाइम, है ना। ये देखिए मेसेनकाइम, ये वही मेसेनकाइम है जो बीच में आपको एक कनेक्टिंग फ्लूइड हमको देखने को मिला, एक मैट्रिक्स फ्लूइड जैसा ही है वो, सेमी लिक्विड है, जो कि मेसेनकाइम के नाम से हम लोग उसको याद रखेंगे बच्चों। मेसेनकाइम जो है वो एक तरह का स्केलेटन या फिर उसके अंदर कुछ फ्री अमीबॉइड सेल्स हमको देखने को मिलेंगे, और ये पूरी तरह से दे विल बी एबल टू मूव, दीज अमीबॉइड सेल्स विल बी एबल टू मूव ओवर देयर इन देयर मेम्ब्रेन, है ना। और उसके बाद में जो मैंने आपको बताया था कि दे आर हैविंग अ स्पेशल काइंड ऑफ सिस्टम इन देयर बॉडी, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कैनाल सिस्टम। हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया बच्चों, दिस इज नोन एज कैनाल सिस्टम। और कैनाल सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया था कि पोरीफेरा जो है विद द हेल्प ऑफ दीज पोर्स ओनली दे विल बी एबल टू टेक द न्यूट्रिशन, उसी की मदद से इनको न्यूट्रिशन मिल पाता है, उसी की मदद से इनको खाना अपना मिल पाता है, एंड दे विल बी एबल टू रेस्पायर ऑल्सो, सारा काम उसी कैनाल सिस्टम से दे विल बी एबल टू डू, खाना भी वो उसी से खाते हैं। दे आर गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट मटेरियल, मतलब एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी will be done with the help of this kind of canal system only, है ना। कैनाल जो है ये इनर फोल्डिंग्स हमको उसमें देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, कुछ इनर फोल्डिंग्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी बच्चों। और ये जो फोल्डिंग है इसमें 4 तरह के कैनाल सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलते हैं, किसमें, इन स्पॉन्जेस में, इन पोरीफेरा में 4 तरह के कैनाल सिस्टम। देखिए अभी हाल मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने यहाँ पे बना के समझा था, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो ऑस्टिया ऑस्क्यूलम हम लोगों ने समझा था, उस ऑस्क्यूलम में अलग अलग तरह के पोर और अलग अलग तरह का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको तभी बताया था, अब उसी के बारे में बात हो रही है। देखिए इतने सारे पोर्स हैं यहाँ पे, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर विल बी एबल टू मूव, है ना। वाटर यहाँ से अंदर आया, इसको क्या कहा था हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने बोला था ऑस्टिया, है ना। याद है बच्चों आपको, हम लोगों ने इसको बोला था ऑस्ट्रिया। तो मतलब इसी की मदद से ऑक्सीजन भी सप्लाई हो रही है, फूड भी सप्लाई हो रहा है, नरिशमेंट भी इसी से आ रहा है, एंड नाउ द वाटर इज गोइंग टू मूव आउट, है ना। सारा पानी जब सारी चीजों को इस्तेमाल होगा, नाउ द वाटर विच इज गोइंग आउट फ्रॉम द बॉडी दैट विल कंटेन वेस्ट मटेरियल ऑल्सो। इसमें क्या क्या होगा, जो पानी बाहर की तरफ जा रहा है ना बच्चों, इसमें क्या है, इसके अंदर वेस्ट भी है ना, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, अब आप सोचेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इस तरह से, बिकॉज दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ एनिमल्स ना, ये भी तो एनिमल्स हैं, और एनिमल्स जो है दे विल नॉट बी एबल टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका इस्तेमाल वो यहाँ पे करेंगे। और जो वाटर विच इज गोइंग आउट, जो वेस्ट वाटर यहाँ से बाहर जा रहा है, दैट विद दैट वाटर दे आर गोइंग टू फ्लश आउट देयर वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और उसको हमने यहाँ पे नाम दिया था ऑस्क्यूलम, है ना बच्चों। ये आप लोगों ने पढ़ा था। अब ये 4 तरह के कैनाल सिस्टम भी हम लोग फटाफट इसको देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें सबसे पहले कि हम वो सेल्स भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कोएनोसाइट्स आपने देखे कि सबसे अंदर वाली जो लेयर है ना, ये कोएनोसाइट्स है। ये बाहर की तरफ पानी यहाँ पे जाता हुआ अंदर, यहाँ से पानी अंदर आ रहा है इन पोर्स की मदद से। द वाटर विल बी एबल टू कम इनसाइड द बॉडी, सभी तरफ से पानी अंदर आता है, मतलब एक तरह का फ्लो यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है। दूसरे ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इनमें भी अंदर कुछ स्पेस देखने को मिलेगी, है ना। और तीसरा जो है यहाँ पे एक अलग ही डायग्राम हमको देखने को मिलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैविटी दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने इसको बोल दिया
एस्कोनॉइड, दूसरे को बोला साइकोनॉइड और तीसरे को बोला ल्यूकोनॉइड, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर ओनली दीज ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। और इसमें देखिए दूसरी सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात कि यहाँ पे जो सेल्स हैं दे आर ऑल्सो डिफरेंशिएटेड। तो ये आपने कैनाल सिस्टम समझा पोरीफेरा के बारे में। स्पॉन्जेस में हम लोगों ने कैनाल सिस्टम को अभी तक बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब आपको ये पता है कि विद द हेल्प ऑफ दैट कैनाल सिस्टम दीज ऑर्गेनिजम्स विल बी एबल टू these organisms will be able to do the process of respiration also. respiration इन्होंने परफॉर्म कर लिया है ना। उसी के साथ में they are also doing process of excretion। ये चीज हम लोगों ने समझ ली थी। अब जो यहाँ पर आगे समझना है that we are going to discuss about the process of reproduction in the sponges, है ना। यही तो हमको समझना है that how these organisms will be able to perform the process of reproduction over there। तो यहाँ पर sexual reproduction हम लोग सबसे पहले sponges में देखते हैं। तो sexual reproduction जब यहाँ पर हम sponges में देखते हैं तो ये ओविपेरस फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिलता है। ओविपेरस फर्टिलाइजेशन बच्चों मतलब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो एग ले करे, जैसे कौन, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड ओविपेरस, है ना। ये क्या कहलाते हैं, ओविपेरस, मतलब जो अंडे देने वाले ऑर्गेनिजम्स है। और उसी के अपोजिट जो है वो है वीवीपेरस। वीवीपेरस, तो वीवीपेरस में क्या देखने को मिलता है, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच विल गिव बर्थ टू द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली, वो विविपेरस है। उसमें आ जाएंगे आपके मैमल्स, है ना, और कुछ फिशेस भी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर स्पॉन्जेस में हमको क्या देखने को मिला है, यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द ओपन वाटर, है ना। मतलब खुले पानी में दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वहां पे इज गोइंग टू टेक प्लेस। एग और स्पर्म दोनों बाहर पानी में मिलेंगे एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन बी कॉल्ड ओविपेरस फर्टिलाइजेशन। यही तो आपका ओविपेरस फर्टिलाइजेशन बच्चों, है ना। तो जो ये स्पीशीज है आपकी स्पॉन्जेस की, इसमें स्पर्म जो है दैट इज गोइंग टू टेकन इनटू द बॉडीज, है ना। जब भी अगर ये किसी भी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो होने जा रही है, सो इट विल बी कॉल्ड वीवीपेरस। अभी मैंने आपको उसके बारे में बताया। सो दिस विल बी कॉल्ड वीवीपेरस। ओविपेरस और वीवीपेरस दोनों तरह का रिप्रोडक्शन या फिर जो फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पर स्पॉन्जेस में देखने को मिल रहा है। उसी के बाद में द सेक्स सेल्स, है ना, कौन से सेक्स सेल्स है यहाँ पर, स्पर्म सेल और ओवा, ये दोनों जो है दीज आर गोइंग टू यू कैन से अराइज, है ना। कहाँ से ये आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं अनडिफरेंशिएटेड आर्क्योसाइट के से। आर्क्योसाइट से वो अराइज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं और फिर आगे प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो ये स्पर्म सेल जो है ये ओपन वाटर में यहाँ पर रिलीज उनकी बॉडी से होता है। और ये बने कैसे हैं, these are going to be formed with the help of these kind of cells। और इन्हीं सेल का स्ट्रक्चर अभी तक हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरह का, वहाँ पे सीलिया हमको देखने को मिला था, यहाँ पे विलाय जैसा स्ट्रक्चर बच्चों और एक कैप हमने देखा था। इसी से कोइनोसाइट से ही इन स्पर्म सेल का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। एंड द ओसाइट डिराइव्ड फ्रॉम द कोइनोसाइट्स इन सम स्पॉन्जेस जो है ये होता है आर्क्योसाइट से और कुछ में ये हो जाएगा कोइनोसाइट से। ये हम लोगों ने इसमें समझा। तो देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट की मदद से समझे फॉर्मेशन ऑफ ओवा और स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, है ना, कैसे हुआ, ये दोनों आपस में मिले, देन जायगोट इज गोइंग टू फॉर्म। जायगोट से बच्चों लार्वा यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा। क्लीवेज यहाँ पे होगा इक्वल और होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन हमको यहाँ पे इस जायगोट में बनता हुआ दिखेगा। ये लार्वा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साइफा में, है ना, ल्यूकोसोलेनियम में
और यूप्लिकेंटेला में। तो अब ये लार्वा जो है ये आगे डिवाइड होगा, डेवलप होगा एक अडल्ट में, और एक अडल्ट स्पॉन्ज आपको देखने को मिलेगा जिसमें प्रॉपर ओपनिंग्स होगी एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्क्यूलम होगा, ऑस्टिया होगा, सारे पानी को अपनी बॉडी में अंदर लेने के लिए। तब अगेन दे विल बी एबल टू डू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये अपनी प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। अब देखिए आपने जब इसकी बात को समझा है, देखिए यहाँ पे लार्वा की बात करी है कि जाइगोट डेवलप हुआ लार्वा में, मतलब ये किस तरह का डेवलपमेंट हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद में ये डेवलप हुआ है अडल्ट स्पॉन्जेस में, है ना, ये चीज हम लोगों ने समझी। उसके बाद जो दूसरी गौर करने वाली इस स्पॉन्जेस में जो चीज है दैट कि ये जो ससाइल है ना, मतलब when they remain on the fixed place they will remain attached to a specific things over there, से अटैच होने के बाद में ये अपना रिप्रोडक्शन they are able to do with the help of water only, पानी की मदद से they are able to do, है ना। और पानी कैसे इनकी बॉडी में मूव कर रहा था, this also we have discussed कि कैनाल सिस्टम की मदद से बच्चों they will be able to reproduce, और ये सारी प्रोसेस they will be able to do, है ना। तो ये स्पॉन्जेस की बात थी बच्चों। अब इसके स्पॉन्जेस के यूनिक फीचर्स की बात यहाँ पे हम लोग फटाफट कर लेते हैं कि इनकी पूरी बॉडी में पोर्स होंगे, मतलब ये छेदी सिंग होंगे, मतलब पूरी बॉडी पे पोर्स ही पोर्स यहाँ पे हमको प्रेजेंट हमको दिखाई देंगे। इनका जो सेल्यूलर लेवल है या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्यूलर लेवल पर है ना। ये आपको पता है कि सेल्यूलर लेवल क्या है, कैनाल सिस्टम यहाँ पर है, और कैनाल सिस्टम की मदद से दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट मतलब वो अपने एटमॉस्फेरिक कंडीशन या अपने आसपास के वातावरण से दे विल बी एबल टू कनेक्ट देयर बॉडी, और पानी जब उसमें वहां पर अंदर आता है सो दे विल बी एबल टू डू रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन ऑल्सो। इसी से वो अपना फूड भी लेते हैं और अपनी बॉडी से उन नरिशमेंट, उस न्यूट्रिएंट को भी वो ले लेंगे। इसमें कोई मुंह या फिर कोई डाइजेस्टिव कैविटी देखने को नहीं मिलेगी, है ना, कोई स्पेसिफिक यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि ये सिंपल एनिमल्स है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम या कोई भी माउथ देखने को नहीं मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो कोएनोसाइड लाइनिंग्स है वो यहाँ पे मेन कैविटी है, जिसको हम लोगों ने स्पॉन्जो कोयल बोला था, और कुछ कैनाल्स हमको यहाँ पे देखने को मिली, उन कैनाल्स को रेडियल कैनाल के नाम से हम लोगों ने जाना। दूसरा यहाँ पर स्पॉन्जिन फाइबर्स की हम लोगों ने बात करी थी। स्पॉन्जिन फाइबर्स जो है बच्चों मैंने आपको बताया था, इट विल बी अ काइंड ऑफ स्केलेटल सिस्टम फॉर देम, उसी की मदद से इनकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से वहां पर पानी के अंदर बने रह सकती है। अब ये स्पॉन्जिया की बात हम लोग आगे कर लेते हैं और उसके यूनिक फीचर्स की यहाँ पे बात करें। ये देखिए यहाँ पर आपको ये ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, इसमें अगेन द सेम थिंग विल बी देयर, ऑस्क्यूलम विल बी देयर, है ना, ये ऑस्क्यूलम हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। सेकंड इज दिस वन, ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, इसको देख लीजिए हाउ इट विल लुक लाइक। बिल्कुल पोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द पोर्स बच्चों, and with the help of these pores water will be able to enter inside it। अंदर जो कैविटी है with the help of that cavity they will be able to take the things अंदर ही अंदर all the process they are going to do, और उसके बाद में क्या हो जाता है they are going to remove the things। अब देखिए आप अगर इसको याद करें कि आपने इसको कहाँ देखा था, तो जब भी आपने कभी डिस्कवरी, BBC या फिर एनिमल प्लेनेट कोई भी मराइन वीडियो आपने जब भी देखा होगा, उस वीडियो में बेस पे आपने इस ऑर्गेनिज्म को देखा होगा, है ना। उसके बाद में देखिए कॉमन स्पॉन्जेस कौन कौन से हैं, तो ये आपका कॉमन स्पॉन्ज जो है ये आपके कॉमन स्पॉन्जेस हैं, है ना। ज़्यादातर जो भी एग्जाम्स होती हैं बच्चों, विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्राम्स ओनली क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। आपको पिक्चर दिखा के दे विल आस्क यू सम काइंड ऑफ डाउट्स ऑल्सो, जो डाउट वो नहीं पूछते हैं, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस। डाउट तो आप लोग पूछते हैं, वो आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेंगे
एंड दे विल आस्क यू कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इसका बेस कहाँ पर है, इसकी बॉडी कहाँ पर है, डर्मल ऑस्टिया आप कहाँ पर देखने को मिलेगी. सो दीज विल बी स्पॉन्जेस. आप बस उसको आसानी से पहचान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, और उसी की मदद से ये आप किसी भी आंसर को वहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को वहाँ पे आंसर दे सकते हैं. दे विल लुक लाइक दिस. यहाँ पे आपको ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, लेकिन जो एक्चुअल में वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल आसानी से ऑस्क्यूलम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको. दिस इज द ऑस्क्यूलम, जिससे सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी के बाहर आ जाता है ना. अब दूसरी सिलेंट्रेटा की बात हम लोग आगे करने जा रहे हैं. ये दूसरी सब फाइलम है बच्चों, और ये भी कैसी है, ये भी मराइन है. मतलब ये भी पूरी तरह से पानी में, और कैसे पानी में, खारे पानी में हमको देखने को मिलती है. लेकिन उसमें से कुछ जो है यू विल फाइंड इट इन द फ्रेश वाटर ऑल्सो. उसका एग्जाम्पल है हाइड्रा. ये जो है ये कार्निवोरस भी हो सकते हैं, और दे आर ऑल्सो ससाइल. ये ससाइल भी है, और कुछ जो है वो पूरी तरह से फ्री फ्लोटिंग है ना. मतलब देखिए, अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, व्हेन यू विल कंपेयर बोथ द फाइलम्स टुगेदर, पोरीफेरा आल्सो एंड सिलेंट्रेटा, both these phylums are somewhere they will be similar to each other, है ना. ये चीज आपको यहाँ पे गौर करनी होगी बच्चों. देखिए इसमें जो दो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिला है. एक तो ये वाला है जिसमें आपको यहाँ पे माउथ पोर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई भी अलग दूसरी यहाँ पर ओपनिंग नहीं देखने को मिलेगी बच्चों. तो ये माउथ पोर्शन है. यहाँ पे टेंटिकल्स आपको देखने को मिलेंगे. ये कुछ आपको जेलीफिश जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा. जो ये जेलीफिश वाला जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है मेड्यूसा, और ये जो ससाइल जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रहा है, जो सिलेंडर वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देता है, ये कहलाता है पोलिप, है ना. पोलिप कैसा है, पोलिप कैसा है, ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप. क्या कहलाता है, पोलिप. और जो अम्ब्रेला शेप है दैट इज कॉल्ड मेड्यूसा, है ना. ये आपको याद रखना बच्चों. अम्ब्रेला शेप जो है यहाँ पर वो क्या कहलाया यहाँ पे, वो कहलाया आपका मेड्यूसा, है ना. ये ऐसा क्यों कहलाया है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये एक दूसरे से किस तरह से अलग है. तो अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है, दोनों को हम लोग पहले स्ट्रक्चर को यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं. देखिए इसमें टेंटिकल जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है ना, और ये यहाँ पे इसकी टेंटिकल्स है. दीज आर द टेंटिकल्स बच्चों. और ये इसका माउथ पोर्शन है. यहाँ पर भी दे आर ऑल्सो गोइंग टू रिमेन ओवर देयर. इसमें से कुछ जो है दे विल बी एबल टू फ्री फ्लोट ओवर देयर इन द वाटर. बड़ी आसानी से दे विल बी एबल टू मूव इन द वाटर. लेकिन कुछ जो है बच्चों दे विल रिमेन ऑन द फिक्स प्लेस, है ना. जब वो खुद एक जगह पे वहां पे बने रहते हैं तो उनको खाना चाहिए होगा, और वो खाना कैसे उनको मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर ओनली. तो यहाँ पर भी इनके बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम होगा. With the help of that, they will be able to do this process. यहाँ पर सबसे बाहर वाली जो लेयर है दोनों में, this is called ectoderm. एक्टो मतलब बाहर वाली है. यहाँ पर देखो मीजोडर्म भी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर एंडोडर्म भी देखने को मिल रही है. यहाँ पे आपको 3 अलग लेयर्स देखने को मिली है बच्चों. वैसे ही यहाँ पर आपको जो एक कैविटी यहाँ पर अंदर की तरफ माउथ से जब अंदर खाना आ जाता है, सो दिस कैविटी विल बी कॉल्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. क्या बोला है इसको बच्चों, इसको बोला है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. यहां पर भी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी आपको येलो कलर से दिखाई दे रही है. एंड दिस विल बी द एंडोडर्म ओवर देयर. सबसे अंदर वाली लेयर, है ना, और बीच वाली लेयर और सबसे बाहर वाली लेयर. आपने ये तीनों में देखा कि सिलेंट्रेट 2 तरह के हैं. एक तो पोलिप जो कि सिलेंड्रिकल है, दूसरा मेड्यूसा जो कि अम्ब्रेला वाले शेप के हैं, है ना. उसके बाद में देखिए तो इनको और क्या बोला जा रहा है, इनको बोला सिनेडेरियंस, है ना. तो इनका नाम जो है वो सिनेडोसाइट के कारण इनको मिला है. ये क्या है सिनेडोसाइट, जो
ये कुछ स्पेशल टाइप वहां पे सेल्स हैं which carry some kind of stinging organelles over there, जिनको हम लोग नेमेटोसाइट भी बोलते हैं। इन्हीं की प्रेजेंस के कारण इनको सिनेडेरिया हम लोगों ने यहाँ पे बोला। ये जो सिलेंट्रेट्स हैं ये दो तरह के हैं। कुछ जो इंडिविजुअल वहां पे रहते हैं वो पोलिप या सिलेंड्रिकल शेप वाले कहलाए, और दूसरे जो है वो मेड्यूसा यहाँ पर कहलाए। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था पोलिप के बारे में, जो कि सिलेंड्रिकल है और ज्यादातर ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब दे आर नॉट गोइंग टू मूव, है ना, will not be able to move by their own, खुद से ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, है ना। लेकिन कुछ जो है some are motile also, some will be able to move। देखिए स्ट्रक्चर के कारण they will be able to move। कोई सिलेंडर एक जगह से दूसरी जगह अपनी खुद के बल पे नहीं जा पाता है। सेकंड मेड्यूसा, जो अम्ब्रेला स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे थे, ये देखिए आपका अम्ब्रेला स्ट्रक्चर, है ना, और ये कैसे हैं, ये फ्रीली मूविंग है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ भी ऐसा अलग से उसमें स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया कि यहाँ भी माउथ आपको देखने को मिला और यहाँ भी माउथ देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे कोई आपको एनस वाला पार्ट या फिर एक्सक्रीशन के लिए कोई ओपनिंग नहीं दिखाई देती है। कोई ओपनिंग एक्स्ट्रा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। मतलब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वैसा तो कोई डेवलप्ड है नहीं, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट। कैसा सिस्टम है बच्चों, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास में है।